हेलो स्टूडेंट, मैं अखिल मिश्रा। आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 11 के विद्यार्थी कैसे एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीजें बताने वाला हूँ, जिसको जान करके, जिसको समझ करके वो अपने एग्जाम को बहुत बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों की क्लास है। इस क्लास में मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग का लेसन पढ़ाऊंगा और इसके पहले जो भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी बताऊंगा। तो आज इस क्लास की स्टार्टिंग है, तो किसी भी क्लास की स्टार्टिंग खासकर मैथ सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग इसकी स्टार्टिंग में बने रहे और जो लोग इस वीडियो को मिस करेंगे वो आगे का उनको समझने में दिक्कत जाएगी। तो इसलिए आप लोग शुरू से ही मेरी वीडियो को देखें, तभी आपको पूरे मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए, कुछ चीजें हैं जो छात्र नहीं जानते, इस वजह से उनको कंफ्यूजिंग रहती है कि सर हम क्या करें, कैसे पढ़ें, अच्छे नंबर नहीं आ पाते मैथ में, हम लोग अच्छा नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं खासकर यही कहना चाहूंगा कि पढ़ने का तरीका बदलिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले किताब पढ़ रहा था, जीत आपकी, शिव खेड़ा इसके राइटर हैं, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। बहुत ही अच्छी किताब है। जो स्टूडेंट अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने काम करने का तरीका बदलना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, वो जरूर इस किताब को पढ़ें। बहुत ही अच्छी किताब है, मार्केट में मिल जाएगी आपको। 350 या 400 रुपए की किताब होगी। इसका हर एक एक पेज इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंस्पायरिंग है कि आप एक लाइन भी पढ़ेंगे तो वो भी आपको अपने जीवन में कहेगा कि हाँ सर, वाकई आपने बहुत ही अच्छी किताब बताई है। तो जो स्टूडेंट अपने आप को बदलना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा इसके राइटर है। तो उस किताब में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल राइट बात है। विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंक डिफरेंटली। वो जो कोई भी काम करते हैं उनका करने का तरीका, सोचने का तरीका वो अलग होता है। आपकी क्लास में, क्लास 11th की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सब लोग साथ में पढ़ते हैं। जितने टीचर है वो आपको आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन उस क्लास में कुछ ही विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा कर जाते हैं, जो टॉप कर जाते हैं, और ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो वहीं पर रहते हुए अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? जो अच्छा कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका नॉलेज अलग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफरेंट होती है उनके में। तो मैं भी यही कहूंगा, मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोग भी अपने काम करने का तरीका बदलें, अपनी सोच बदलें, और किसी भी काम को कैसे करना है उसको आप लोग सोचे कि हम इसमें परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। सर, जो भी आप काम करें उसमें आप लोग अपना 100% दें। ठीक है कि नहीं सर, जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें मुझे सबसे अच्छा करना है। यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाई करना है, बिल्कुल अच्छे मन से। और इसीलिए टीचर कहते भी हैं, यदि आप पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, अदरवाइज ना पढ़ो। और यदि आपने 1 घंटा मन लगा के पढ़ लिया और 4 घंटे ऐसी कॉपी लिए बैठे रहे तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना काम करने के तरीके में बदलिए। मैंने भी अपने आप में बदलाव किया है, काम करने के तरीके में मैंने बदलाव किया है और मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको टीचर होने के नाते आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो स्टार्टिंग बेसिक है। क्योंकि मैथ में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी एग्जाम में आप टॉप करेंगे तो उसके लिए आपको पेपर देना होता है।
क्लियर? जब आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तभी आप अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो मार्क्स पेपर में अच्छा कैसे करें? तो सबसे पहले आपको पेपर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है सर, पेपर किस तरह का आता है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, तो ये मतलब प्रश्न पत्र की रूपरेखा, जो भी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसे आता है ये आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जो आपको पेपर फाइनल ईयर में या फाइनल एग्जाम में जो पेपर देना है वो किस तरह का पेपर आएगा। पहली बात तो ये मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि किताब में जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, 15 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी किताब में, 15 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, पूरी चैप्टर को कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। और प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की आती है, एक यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ये सभी बच्चे नहीं जानते हैं, काफी टीचर नहीं बताते हैं, तो इसलिए मेरे काम करने के तरीके में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे समझाने के तरीके में सब चीज डिफरेंट मिलेगी आपको। और अगर ये डिफरेंटता आप अपने अंदर लाते हैं तो आई विल मेक यू श्योर कि आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को बहुत लकी माने कि नहीं आप आज कुछ नया सीखेंगे, और हमेशा कुछ ना कुछ नया आप लोग सीखते रहें, क्योंकि जो बैठ गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि एक पानी भी यदि स्थिर हो जाता है ना तो वो भी उसमें भी सड़न पैदा हो जाती है। तो इसलिए आप हमेशा बहते रहें। ठीक है, हमेशा लगातार सीखते रहें, उम्र कुछ भी हो हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। पहली हेडिंग है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ये वाली हम लोग किताब को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताब ही बेस्ट है और ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो किया जाता है। अभी यूपी बोर्ड में भी पिछले 2 साल से बदलाव किया है हमारे सिलेबस में, तो बहुत अच्छा हो गया है हम लोग के लिए कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बुक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में भी इसी किताब से क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में भी 100% इसी किताब से ही आपके सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी किताब को आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th में जो पेपर है, मतलब प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग यहां पे डालेंगे प्रश्न पत्र की रूपरेखा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना टाइम होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने पास किताब जरूर रखें और अपनी एक नोट्स अपने पास रखें। जो चीज मैं लिखवा रहा हूं यहीं से ही नोट्स में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले पेज में आपको यही चीज लिखनी है। ठीक है, आप दूसरों से डिफरेंट करेंगे तो आपके डिफरेंट नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न पत्र की रूपरेखा, इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, बता दूं मैं, मैथ के जो गणित का जो पेपर है उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल प्रश्न पत्र होता है। क्या होता है आपका? केवल प्रश्न पत्र ही आता है, कोई भी प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। इसमें जो आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम में वो होता है आपका 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और जो आपके इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके होते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर होगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, तो 100 नंबर आपके कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों के प्रकार। क्या लिखेंगे पहले आप लोग? प्रश्नों के प्रकार। फिर आप यहां लिखेंगे कुल प्रश्न। कुल
प्रश्न, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग अंक, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कुल अंक। ठीक है, ये इस तरह की आप लोग की एक टेबल बनेगी। आप लोग भी इस तरह की एक टेबल बना लेंगे सभी लोग। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जानकारी आप सभी लोगों को होनी चाहिए। इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये चीज अगर आप लोग सीख लेंगे तो क्लास 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो पहला आपके टाइप्स आते हैं बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं? बहुविकल्पीय आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय ये प्रश्न आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें प्रश्नों की संख्या होती है 5। ये 1 नंबर के आते हैं, कुल आपके अंक हो गए आपके 5। ठीक है, दूसरे प्रश्न आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ये भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1 नंबर के होते हैं, कुल नंबर आपके हो गए 5। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे ऐसे ही, सभी लोग लिखते चले मेरे साथ, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपको यही चीज आपको फेस करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ये होते हैं और इसमें से ये कुल आते हैं आपके 10 प्रश्न आते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न आपका होता है 5 नंबर का, ये कुल जाते हुए आपके 50 नंबर के। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो 10 आएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। टोटल कितने हुए आपके? 50 नंबर। फिर दूसरा फिर से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, फिर से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ये आपके आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 नंबर के होते हैं। कितने को हो गए आपके? 16 नंबर के। ठीक है, अब लास्ट में आपको आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ये आपके 3 आते हैं, 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 8 नंबर पर, तो 8 त्रिक 24 नंबर के ये आते हैं। इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल 100 नंबर का ये हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न पत्र की ये एक टेबल है। तो इस टेबल के माध्यम से आपको जो पेपर देना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि पेपर में क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या चीजें पूछा जाएगा और कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछते हैं। तो ये चीज आपको काफी डिफरेंट कर देगी। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अंकों का विभाजन। तो पूरी जो किताब है आपकी एनसीईआरटी को, उसको कौन कौन से अंकों में हमने उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखो हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे कि किस यूनिट में कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा फिर से, अंकों का विभाजन। ठीक है, अगले टेबल क्या बनेगी आपकी? अंकों का विभाजन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरे मैथ के चैप्टर को कितने हमने इकाई में बांट रखा है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इकाई 1। इकाई 1 का नाम है समुच्चय तथा फलन। ये इकाई 1 का नाम है। ठीक है, ये इकाई आपकी आती है 29 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 29 मार्क्स की आएगी, ध्यान दीजिएगा। ये इस इकाई से जो भी प्रश्न पत्र बनता है उसमें ये इकाई कितने नंबर की पूछी जाती है? 29 नंबर की ये इकाई आपकी पूछी जाएगी। तो अब इस इकाई के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर जो चैप्टर किताब में है आपका वो है समुच्चय। पहला आपका है समुच्चय। इसी के अंदर दूसरा चैप्टर है संबंध तथा फलन, ये दूसरा चैप्टर है। और इसी के अंदर है आपका तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये सब आपकी किताब के चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? त्रिकोणमितीय फलन। तो ये 3 टॉपिक आपके इकाई 1 में आते हैं और इन तीन टॉपिक से आपको 29 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो
अब मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो छात्र इस सेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब 2020 और 21, जिसके 2021 में एग्जाम देना है, तो उनके लिए यूपी सरकार ने कुछ सिलेबस कम किया, 30% सिलेबस उनका कम हुआ है। ठीक है, इस साल कोरोना महामारी ये फैली हुई है, जिस वजह से आप लोग के विद्यालय बंद चल रहे हैं, कोचिंगें बंद चल रही हैं, तो इस वजह से विद्यार्थियों का पठन पाठन रुका हुआ है। तो इस वजह से यूपी गवर्नमेंट ने, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने 30% सिलेबस कम किया है। तो उस 30% सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर को उन्होंने हटा दिया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, तो क्योंकि सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। क्लियर? तो चलिए, तो जो भी लोग हैं इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब हम आते हैं इकाई नंबर 2 पे। इकाई 2, ठीक है, ये इकाई 2 है। इस इकाई का नाम है हमारा बीज गणित। आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। इस इकाई का क्या नाम है? बीज गणित। अब ये पूरी इकाई कितने नंबर की आती है? 37 नंबर की आती है, 37 मार्क्स की आती है। ये इकाई आपकी आती है 37 नंबर की। अब इस इकाई के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका आता है पहले गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत पहला टॉपिक इसके अंदर ये आता है। दूसरा आपका आता है समृद्ध संख्याएं वाला जो टॉपिक है आपका, समृद्ध संख्याएं। किताब में जब आप लोग देखेंगे तब आपको ये सारे टॉपिक आपको क्रम से उसमें मिलेंगे। तो आप लोग किताब भी अपने सामने रखें, उस किताब में आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका है रैखिक असमीकाएं। फिर है आपका रैखिक असमीकाएं। फिर चौथा है शायद आपका क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय, ये टॉपिक आपके उसके बाद है। फिर इसके बाद है आपका द्विपद प्रमेय है। द्विपद प्रमेय। नंबर 6 है आपका अनुक्रम तथा श्रेणियां। ठीक है, तो ये किताब के टॉपिक है सारे के सारे, ये आप लोग क्रम से देख सकते हैं। तो इकाई 1 में ये 3 टॉपिक, इकाई 2 में ये 6 टॉपिक आते हैं। इन 6 टॉपिक से आपका 37 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर? आपको दिख रहा होगा, इसको आप नोट करते रहें और अपनी किताब सामने रखेंगे तो उसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3, इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस इकाई का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना ही किताब में ये चीजें लिखी हुई हैं, कहीं भी नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी आती है 13 नंबर की। ठीक है, अब इस इकाई के अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये हम देख लेते हैं। पहला इसमें सरल रेखा। फिर है दूसरा है शंकु परिच्छेद। फिर है आपका शंकु परिच्छेद। और नंबर 3 इसके अंदर आपका आएगा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके इकाई 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपका 13 नंबर का आता है। अब 2 इकाई आपकी और रह गई हैं, तो उनको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को, 2 टॉपिक और रह गए हैं, तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, फिर पूरे के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके
नहीं हटे हैं, ठीक है, तो उनको आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। बहुत से छात्रों को इसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है, तो वो भी इसको पढ़ लेते हैं। तो अगला इकाई है इकाई 4। इकाई 4 है, इस इकाई का नाम है आपका कलन। इस इकाई का नाम है कलन। क्लियर, इसको नोट करते चले आप लोग। ये आपका कलन आता है आपका 9 नंबर का, 9 नंबर का है। इसके अंदर पहला टॉपिक है सीमा तथा अवकलनीयता। सीमा तथा अवकलनीयता। और दूसरा है आपका गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना। क्लियर, तो ये दो टॉपिक आपके इकाई 4 के अंदर है और इकाई 4 आपकी 9 नंबर की आती है, ठीक है। फिर अगला है लास्ट इकाई है आपकी इकाई 5, ठीक है। इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये आपकी 12 नंबर की आती है। ये आपकी 12 नंबर की आएगी। इसमें 2 टॉपिक है, सबसे लास्ट वाले। पहला तो है आपका सांख्यिकी और दूसरा है आपका प्रायिकता, ठीक है। तो ये यहां तक आपका पूरा है। पूरी किताब को मैंने 5 इकाई में डिवाइड किया है। उस 5 इकाई के अंदर किस इकाई में कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी रखे गए हैं, और एक यूनिट कितने नंबर की आती है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये जानकारी बहुत कम स्टूडेंट को होती है, और जो स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको 10-15 मिनट टाइम लेकर के ये चीज मैंने आपको डिस्कस की है। इसके बाद फिर आपको मैं लेसन नंबर 1 दैट इज समुच्चय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समुच्चय आपका क्लास 6 से स्टार्ट होता है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी कहीं भी जाते हैं आप, वहां भी ये टॉपिक आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो यहां से आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे समुच्चय की। उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो जो टॉपिक 30% के अंदर कम हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक है वो मैं बताता हूं, उनको आप लोग टिक कर लें। इन चैप्टरों को आपको 2020-21 वाले सेशन में नहीं पढ़ना है, बाकी इसके बाद जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको पूरी मैथ पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस बार कक्षा 11 का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो ये गणितीय विवेचना है, ये टॉपिक, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। टिक कर लें आप लोग, गणितीय विवेचना, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर यहाँ पे रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाओं को यहाँ से हटा दिया गया है। फिर यहाँ से गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसको भी हटा दिया गया है। और लास्ट में चैप्टर नंबर 2 संबंध तथा फलन, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी अभी इस साल एग्जाम देंगे वो संबंध तथा फलन नहीं पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत ये नहीं पढ़ेंगे, रैखिक असमीकाएं ये नहीं पढ़ेंगे, और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय ये नहीं पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक है गणितीय विवेचना, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको दी है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फेयर के सबसे पहले पेज में आप लोग इसी को लिखेंगे। चलिए, तो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आज चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समुच्चय। टाइम बहुत कम लूंगा, बताना बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए सभी विद्यार्थी बने रहे यहाँ पे, और जो भी है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, क्योंकि इस समय मैथ को समझना जरूरी है। यदि मैथ आपने समझ ली तो समझ में आएगी, क्योंकि मैथ ना बहुत बेवफा होती है, ठीक है। यदि आपने इसके साथ प्रेम किया, और ये बहुत जल्दी धोखा देती है,
ठीक है, आज इससे आपने इष्ट किया और अगले दिन हो सकता है ये आपको छोड़कर चली जाए, मतलब आपके माइंड से निकल जाए, भूल जाए। तो इसलिए इसको बार बार याद करते रहो, बार बार इसकी याद में खोए रहो, मतलब बार बार इसको पढ़ो, बार बार पेन कॉपी से इसको लगाओ, तभी मैथ नहीं जाएगी, फिर आपकी परमानेंट गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको अपनी मैथ को गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है, इससे प्यार करना है, तो इससे लगाव रखना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप लोग लगाएंगे उतना ही आपको मजा आएगी, क्योंकि मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ जैसा सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा अभी आपको। ठीक है, कहते हैं ना, यदि आपको नींद आ रही हो तो आप मैथ लगाने स्टार्ट कर दीजिए, नींद गायब हो जाती है। ठीक है, तो नींद को भगाने की बहुत अच्छी दवा है ये। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं समुच्चय। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग डालेंगे यहां पे इकाई 1। इकाई 1 के अंदर आता है, पहला है आपका अध्याय या पाठ डालने, अध्याय 1, इसे क्या नाम है, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 समुच्चय क्या पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे। तो चलिए, तो ये टॉपिक मैं बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समुच्चय क्लास 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये, कोई भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप चीजें समझते चले गए तो बहुत आसान है। कंपटीशन में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, कंपटीशन में काफी इससे हम पूछते हैं। ठीक है, तो यदि आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समुच्चय क्या है, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे समुच्चय। ठीक है, ये समुच्चय है क्या चीज, समुच्चय तो बताइए सर जी, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है कि बाहर कहीं घूमने जाने में इस्तेमाल होगा, बताइए क्या है ये। तो देखिए समुच्चय है क्या, एक लाइन में मैं बताता हूं आपको। एक लाइन में क्या, जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित, ध्यान दीजिएगा, मेरी लाइनों को ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह, ये डबल नोट कॉमा के अंदर है, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस लाइन ने बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, इस लाइन ने आपको बहुत कुछ बता दिया। ये समुच्चय की परिभाषा है, क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका सुपरिभाषित, इसने बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, जैसे किचन में आप जाइए, तो जैसे किचन में आप गए तो जहां पे कप रखे होंगे तो वहां पे सिर्फ कप ही रखे होंगे। यदि वहां पे किसी अलमारी में आपके सिर्फ कप रखे हुए हैं, उसके अलावा वहां पे ना चम्मच है, ना कटोरी है, ना गिलास है, तो जी यदि सिर्फ कप है तो वो आपका एक सुपरिभाषित है, मतलब उस अलमारी में सिर्फ आपके कप रखे हुए हैं। यदि कहीं आप कोई चीज मिक्स है, वहीं पे चम्मच है, वहीं पे गिलास है, वहीं पे कटोरी है, तो क्या वो परिभाषित है क्या, हम कह नहीं सकते कि इसमें क्या सिर्फ चम्मचों का सेट है कि कप का सेट है, नहीं कह सकते, तो वो सुपरिभाषित नहीं होता है। जैसे एक आप और समझिए, जैसे मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है वो तो फिक्स है, चाहे मैं किसी और से पूछूं तो वो भी क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू, किसी और से पूछूं वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो एक ऐसा जो सभी लोग एक ही आंसर दें तो वो भी सुपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे एक ही तरह का ये चीजें होती हैं और संगठन में होती हैं, किसमें, संग्रह में होती हैं। ठीक है, कई सारी चीजें एक ही तरह की हो लेकिन संग्रह में हो तो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो एक थैली में से आपने सब्जी ही ले ली, तो वो क्या हुआ, एक समुच्चय हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ सब्जी है। यदि उसमें आपने किराना का सामान भी रख लिया, समोसा भी मार्केट से लेकर उसे उसमें डाल लिए, तो क्या होगा, वो सुपरिभाषित
नहीं रहा, समुच्चय नहीं रहा। तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं जिसमें आपको बताना होगा कि ये समुच्चय है कि नहीं, तो उनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये चीज आपको और भी क्लियर होगी। बस ये समझिए कि यहाँ पे जो सुपरिभाषित है उसमें एक ही तरह की चीजों के बारे में बताना है आपको। जो एक ही तरह की चीजें हैं उन्हीं को हम लोग समुच्चय कहेंगे। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि जैसे एग्जाम्पल लिखना है मुझको, क्या लिख दूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। क्लियर? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो क्या है, वो सभी को मालूम है क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो है आपके। तो ये क्या हो गया आपके समुच्चय। अब हम बात करते हैं कि समुच्चय को परिभाषित किससे करते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम लोग किससे परिभाषित करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका नोटेशन क्या है, उसका संकेतन क्या है, कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। चाहे कोई भी आप लोग ले लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, किससे हम प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से। और लिखते कैसे हैं, देखो जैसे मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे कोई समुच्चय A इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मिडल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, मंझला कोष्ठक लगाते हैं और इसके अंदर इसके अवयवों को लिखते हैं। जैसे इसके अवयव क्या निकल के आए, ए कॉमा लगाएंगे, ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपका समुच्चय के लिखने का तरीका है। ठीक है, ये क्या है आपका समुच्चय को लिखने का नोटेशन, कैपिटल ए इक्वल टू, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और जो भी इसके अंदर लिखे होते हैं उनको हम लोग कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, और इनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ये किसमें रहेगा, ये हमेशा छोटे अक्षरों में रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा किसमें रहेगा, बड़े अक्षरों में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ये मंझला कोष्ठक लगाते हैं। तो ये किसी भी समुच्चय को लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं b इक्वल टू कैपिटल B मंझला कोष्ठक सम संख्याएं, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी समुच्चय है आपका। और ये क्या है, देखिए सुपरिभाषित है, इसमें जो भी संख्याएं वो सब क्या है, सम संख्याएं हैं। तो इसमें कोई विषम संख्या तो नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये आपने बता दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आपने ये बता दिया। तो जो भी समुच्चय में आती है जो अवयव, वो क्या होते हैं, सुपरिभाषित। तो इनको हम लोग बोलते हैं अवयव। ये सब क्या है आपके अवयव, एलिमेंट्स है। ये किसके अवयव है, समुच्चय ए के अवयव ये रहे, समुच्चय बी के अवयव ये रहे। क्लियर? तो ये समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। अब हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के आपके 2 तरीके होते हैं। तो आप लोग हेडिंग बस डाल लेंगे कि समुच्चय को कितने प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट किया कि कैसे पढ़ना है, अपने आप को तरीके में बदलाव लाना है। इसके बाद फिर मैंने आपको प्रश्न पत्र किस तरह से आता है, ये चीज मैंने इसकी जानकारी दी मैंने आपको। फिर इसके बाद आपकी जो पूरी किताब है, एनसीईआरटी जो किताब है जो आपको पढ़नी है, उस किताब को हमने कितनी इकाई में बांट रखा है, क्योंकि वो चीजें आपकी किताब में नहीं दी हुई हैं। ठीक है, ये चीजें आपको किताब में नहीं दी हुई हैं बिल्कुल भी, तो उसको मैंने आपको इकाई में बांटा। प्रत्येक इकाई में कितने कितने टॉपिक हैं, कितने कितने चैप्टर हैं, वो मैंने आपको बताया। कितने नंबर से क्या क्या आता है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो 2020 और 21 के स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें कम हुई हैं वो मैंने आपको टिक कराए। फिर इसके बाद मैंने आपको इस पार्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने हल्का सा बेसिक बताया है इसका, और अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1
इसको कवर करूंगा और इस पूरी किताब में मैं प्रश्नावली के अनुसार कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूंगा कि 1.1 में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पहले पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर 1.2 में जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप एक साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा पढ़ें, उससे एक्सरसाइज सॉल्व करें, फिर पढ़ें, फिर एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की यही सबसे खास बात है कि उसने पूरा कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं किया है, एक प्रश्नावली का अलग कॉन्सेप्ट, दूसरी प्रश्नावली का अलग कॉन्सेप्ट, इसी तरह से सारी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होंगी। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको लगाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी कोई भी बेकार चीजें नहीं देती है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी को लगाना है। और आपको इसका एग्जाम्पल भी लगाने हैं। सभी लोग, जो भी स्टूडेंट है जो अच्छा करना चाहते हैं, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं, वो इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है, जिससे उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वही इसका 40% सिलेबस कक्षा 12 में भी है। तो यदि आपने कक्षा 11 को अच्छे से पढ़ा तो आपका कक्षा 12 भी बहुत अच्छे से बनेगा। और कक्षा 12 बोर्ड है और सबसे ज्यादा कक्षा 12 का रिजल्ट ही आपके जीवन में मायने रखता है। तो इसलिए आप कक्षा 11 को कमजोर ना समझें, इसको भी उसी लगन, उसी इच्छा के साथ पढ़ें जिस तरह से आपने हाई स्कूल को पढ़ा है और कक्षा 12 भी पढ़ने की सोच रहे हैं। तो कक्षा 11 को बिल्कुल भी मिस ना करें कि इसमें बोर्ड एग्जाम होना नहीं है, चलो पढ़ लेंगे। आप लोग बहुत इसको हल्के में ले लेते हैं, इसीलिए मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11 एनसीईआरटी की भी मैथ की मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं और जितने जितने आपके फ्रेंड हो उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का ज्ञान मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं। आई होप कि जो भी मैंने आज चीज समझाई है, लिखवाई है, उसको आप लोग समझ लेंगे, उसके आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। इसके बाद मैं अगली वीडियो में इसी के आगे फिर कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।